हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए ब्लड के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 20th सेशन है आज हमारा। ठीक है, देखो ये सारे सेशंस में इवन थंबनेल पे भी मैंने नंबर लगा रखा है ना, तो 1 2 3 इस तरह से सीक्वेंस है, प्रॉपर है ना। तो आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे तभी आपको और बेहतर तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो 20th सेशन हमारा आज, और हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट मोनोसाइट्स, एक टाइप का WBC। देखो हमने WBC के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है ना, जिसमें हमने साथ में ये पांचों एक साथ कंपेयर करके हमने सीखे थे। और अब हम लोग इनको इंडिविजुअली लेकर एक एक के बारे में, इनके जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उनकी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में आपको क्लियर ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं वो होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ये ग्रेन्यूल्स अगर फाइन होंगे तो न्यूट्रोफिल्स, ये ग्रेन्यूल्स कोर्स होंगे और वॉयलेट कलर के दिखेंगे तो बेसोफिल्स, और कोर्स ग्रेन्यूल्स प्लस ऑरेंज कलर के होंगे तो इओसिनोफिल्स। तो इस तरह से हम इन तीन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स का सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो है ये न्यूक्लियस के 2 से 5 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की पहले। फिर हम आए कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते वो या तो मोनोसाइट होगा या फिर लिम्फोसाइट होगा। अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में कैसे डिफ्रेंशिएट किया था कि मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस था वो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस था। ठीक है, और थोड़ा सा साइड में सिचुएटेड है ऐसा, जिसकी वजह से आपको क्लियर ऐसा साइटोप्लाज्म दिख रहा है यहाँ पे। जबकि लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा रहता है साइज में, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म आपको केवल पेरिफेरी में एक रिम के जैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से आप अंडर माइक्रोस्कोप इन 5 अलग अलग WBCs को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमने बहुत डिटेल में इन पाँचों को अलग अलग वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, और एक सिंगल WBC के वीडियो में भी इसको एक साथ हमने कंपेयर करके डिस्कस किया है। चलो शुरुआत करते हैं मोनोसाइट्स से। ये एक क्लियर मोनोसाइट देखो है ना। WBCs चाहे कोई भी हो, हमने सब में पढ़ा है कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ऐसा अमीबॉइड शेप्ड रहते हैं सारे के सारे WBCs। और बिकॉज मोनोसाइट एक अग्रेनुलोसाइट है तो इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे नहीं। और न्यूक्लियस कैसा है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, क्लियर दिख रहा है आपको किडनी शेप्ड न्यूक्लियस यहाँ पर, है ना। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कौन से WBC में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, और सीधा आंसर इसका मोनोसाइट। किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है और बाकी आपको चारों तरफ ऐसा क्लियर साइटोप्लाज्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही अगर आप इसको कंपेयर करोगे लिम्फोसाइट के साथ, तो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस इतना बड़ा रहता है कि साइटोप्लाज्म क्लियर दिखाई नहीं देता। तो ये मोनोसाइट्स हैं। तो बेसिकली किडनी शेप न्यूक्लियस जो एक तरफ शिफ्ट हो रखा है और क्लियर साइटोप्लाज्म इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, किडनी शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस भी कह सकते हो आप इसको। और सबसे खास बात, मोनोसाइट सबसे बड़ा WBC है। जो 5 WBCs है उनमें सबसे लार्जेस्ट WBC कौन सा है, मोनोसाइट। तो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे ये बताओ कि स्मॉलेस्ट WBC कौन सा होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था WBC वाले वीडियो में कि स्मॉलेस्ट कौन सा और लार्जेस्ट कौन सा है। तो लार्जेस्ट है मोनोसाइट, और बहुत बड़े अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी दिखाई देता है इसमें। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस WBC वाले वीडियो में कर चुके थे। अब हम मेन चलते हैं मोनोसाइट्स के फंक्शन पे। देखो जब हमने शुरुआत की थी इन वीडियो लेक्चर्स की, WBCs की हमने बात की थी, हमने न्यूट्रोफिल्स पे भी वीडियो अपलोड कर दिया, न्यूट्रोफिल्स में हमने स्टडी किया। तब हमने वहाँ पर जब न्यूट्रोफिल्स स्टडी किया, आप वो वीडियो ज़रूर देखो न्यूट्रोफिल्स वाला, क्योंकि काफ़ी फंक्शंस जो मोनोसाइट्स के हैं वही सेम फंक्शन न्यूट्रोफिल्स के भी हैं। तो वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में उन फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है। मैं इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ पे ऑलरेडी ये सब कर चुका हूँ। तो न्यूट्रोफिल्स वाला वीडियो देखो, आपको मोनोसाइट्स और अच्छे से समझ में आएगा। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे ब्लड में फेगोसाइटोसिस करने वाले 2 WBCs हैं, यानी 2 WBCs ऐसे हैं जिनको आप फेगोसाइट्स कह सकते हो। कौन कौन से WBCs में फेगोसाइट्स करने वाले 2 हैं, एक है न्यूट्रोफिल्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। ये दोनों फेगोसाइट्स हैं ब्लड के। अब मैंने कहा कि मोनोसाइट्स लार्जेस्ट WBC है, यानी मोनोसाइट बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स। इसलिए न्यूट्रोफिल्स को तो कहा जाता है माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा है कंपेयर टू मोनोसाइट, जबकि मोनोसाइट जो है वो है मैक्रो पुलिसमैन। तो मोनोसाइट तो हो गए मैक्रो पुलिसमैन और न्यूट्रोफिल हो गए माइक्रो पुलिसमैन। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी न्यूट्रोफिल्स में भी डिस्कस किया था मैंने इस बारे में। और बिकॉज ये दोनों फेगोसाइट्स हैं तो ये पैथोजेंस को कैसे किल करेंगे, फेगोसाइटोसिस, यानी फेगोसाइटोसिस करने वाले 2 सेल्स हैं अपने पास, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब फेगोसाइटोसिस किस किस का होगा, फेगोसाइटोसिस होगा अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजेंस एंटर कर गए तो उनका फेगोसाइटोसिस होगा।
या फिर फेगोसाइटोसिस होगा आपकी बॉडी में कुछ जो डेड सेल्स प्रेजेंट है उनका फेगोसाइटोसिस किया जाता है ना। तो इन डेड सेल्स को रिमूव करना ज़रूरी है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो फेगोसाइट्स जो होते हैं ये पैथोजेंस को भी खत्म करते हैं और डेड सेल्स को भी खत्म करते हैं, इसलिए ये स्कैवेंजर्स भी कहलाएंगे। तो ये मोटा मोटा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का फंक्शन करीब करीब एक जैसा है, लेकिन इसके अलावा जो मोनोसाइट्स का फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फेगोसाइटोसिस, डायापेडेसिस, कीमोटैक्सिस मैं ऑलरेडी न्यूट्रोफिल्स में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ उनको और डिटेल में आप वहाँ पे समझ सकते हो। तो मोनोसाइट्स भी न्यूट्रोफिल्स की ही तरह मोटाइल होते हैं, है ना, मोटाइल होते हैं तभी तो वो कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, है ना। हमने पढ़ा था डायापेडेसिस की किस तरह से कैपिलरी से बाहर आकर वो इंजरी साइट तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि खुद मोटाइल होते हैं। इस मूवमेंट को कहा जाता है कीमोटैक्सिस और इनका ब्लड वेसल से बाहर आना कहलाता है डायापेडेसिस। उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स की तरह ये फेगोसाइटिक होते हैं, ये आराम से एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में वेंडर करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं, ब्लड से दूसरे टिश्यूज़ में आराम से पहुंच जाते हैं। और ये सबसे खास बात मोनोसाइट की है, मैं अभी आऊँगा इस पर भी वापस कि किस तरह से मोनोसाइट्स ही सारे के सारे टिश्यू मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मिलके दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जैसे कोई पैथोजन एंटर करेगा सबसे पहले वो उनका एनकाउंटर होता है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स से, इसलिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम का कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करने वाले कौन से WBCs हैं, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसा कि हम हर एक WBC के वीडियो में देख रहे हैं कि उनके अंदर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, है ना। मोनोसाइट्स भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो इन्फ्लामेशन में और आपकी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन्स। अब इंटरल्यूकिन्स क्या है, हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरल्यूकिन्स एक टाइप का साइटोकाइन रहता है। साइटोकाइंस क्या होते हैं, तो ये होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये कुछ हार्मोन जैसे फंक्शंस करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली आप ये समझ लो कि साइटोकाइंस आपका इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। बाकी साइटोकाइंस बेसिकली क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल से साइटोकाइंस कहलाते हैं, इन सब पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइंस, ये सब हमने बहुत डिटेल में वहाँ पे स्टडी किए हैं, इवन इंटरल्यूकिन्स भी। तो इंटरल्यूकिन्स बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, कौन सा इंटरल्यूकिन किससे रिलीज़ होता है वो भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। मोनोसाइट्स की मैं बात करूँ तो मोनोसाइट रिलीज़ करता है IL-1 यानी इंटरल्यूकिन 1, जिसका बेसिक काम होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाना और जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको ख़त्म करना, ठीक है। तो ये इंटरल्यूकिन्स का काम है। फिर ये कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर रिलीज़ करते हैं। अब कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर अगर आपको समझना है तो आप मेरा वीडियो देखो पहले हिमेटोपोइसिस वाला। हिमेटोपोइसिस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कुछ ब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होता है और यही ब्लास्ट सेल्स फर्दर RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमने बात की थी माइलोब्लास्ट की, हमने बात की थी लिम्फोब्लास्ट सेल्स की। तो इनसे फिर एक कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है ना। हिमेटोपोइसिस अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो टर्म है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स की, ये क्या होते हैं वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। वापस उतना डिटेल में इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हिमेटोपोइसिस में आप इसको समझ लें। उसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, जो बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स करता है। ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स क्यों होता है। एक बार मैं शॉर्ट में आपको वापस बता दूं, जैसे समझो आपके किसी ब्लड वेसल में यहाँ पे इंजरी हुई है, ब्लड वेसल में यहाँ पे इंजरी हुई, कट लगा जिसकी वजह से यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के बाद में ये जो इंजर्ड साइट है वहाँ पर आकर एग्रीगेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। अब जब प्लेटलेट प्लग फॉर्म होगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो यानी कि फटाफट ब्लीडिंग रोकने का, ब्लीडिंग को अरेस्ट करने का एक तरीका होता है प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन। में ब्लड क्लॉटिंग की बात नहीं कर रहा, ब्लड क्लॉटिंग एक अलग मैकेनिज्म है। ब्लड क्लॉटिंग से पहले प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। देखो ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है, तो उतने टाइम तक हम ब्लीडिंग अलाउ नहीं कर सकते, तो दूसरे मैकेनिज्म्स होते हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है वहाँ पे, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। तो ये प्लेटलेट प्लग प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स की वजह से बनता है। हमने ब्लड क्लॉटिंग वाला आप हमारा वीडियो देखो, उसमें हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्लेटलेट प्लग क्या होता है, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है उसको कहा जाता है हीमोस्टेसिस। दिस इज कॉल्ड एज हीमोस्टेसिस। और यहाँ मैं आपको वापस बता दूं कि हीमोस्टेसिस को कंफ्यूज नहीं करना है आपने होम्योस्टेसिस के साथ, ये दोनों अलग अलग है और बिल्कुल ही अलग है।
ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, होम्योस्टेसिस अलग है, हीमोस्टेसिस अलग है, वो सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। और आशा करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कीमोकाइंस की। तो कीमोकाइंस बेसिकली मोनोसाइट्स से रिलीज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कीमोटैक्सिस के लिए। अब कीमोटैक्सिस मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया न्यूट्रोफिल्स वाले वीडियो में, है ना, कि किस तरह से ब्लड वेसल से बाहर, जैसे ये इंजर्ड साइट है, तो इस इंजर्ड साइट से जो इंजर्ड सेल्स हैं वो कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से मोनोसाइट्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस, है ना, डिटेल में न्यूट्रोफिल्स वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पर ज़रूर इसको देख लें, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये स्लाइड देख लेना, इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपका आज मैं बिल्डअप करूंगा इस एक सिंगल स्लाइड से, मतलब आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। मोनोसाइट्स आर द प्रिकर्सर्स ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। इसका मतलब क्या होता है? देखो क्या है कि हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ में खुद के मैक्रोफेजेस होते हैं। अब मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रो मीन्स लार्ज और फेजेस मतलब ऐसे सेल्स जो फेगोसाइटोसिस करेंगे। टू फेज का मतलब होता है टू ईट। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपने साइटोलॉजी में पढ़ा होगा कि सेल ईटिंग को हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जब सेल कुछ खाता है तो वो कहलाता है फेगोसाइटोसिस। एक टर्म इसी तरह का होता है सेल ड्रिंकिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और मुझे बताएं कि सेल ड्रिंकिंग के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है। फेगोसाइटोसिस तो सेल ईटिंग को कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है वो मुझे आप आकर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये मैक्रोफेजेस आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं जो टिश्यूज़ में प्रेजेंट हैं, लार्ज सेल्स हैं जो टिश्यूज़ में आने वाले पैथोजेंस को या डेड सेल्स का फेगोसाइटोसिस करके उनको खत्म करते हैं। तो जितने भी टिश्यू मैक्रोफेजेस आप पढ़ोगे उन सब के प्रिकर्सर्स कौन है? मोनोसाइट्स। कौन है? मोनोसाइट्स। ध्यान रखना आपको। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लीवर पे चलते हैं, है ना, लीवर की बात करते हैं हम। तो लीवर में आपने पढ़ा होगा कि लीवर के पेरेन्काइमा में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है कप्फर सेल्स। क्या कहते हैं? कप्फर सेल्स। और ये लीवर में मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। तो ये लीवर में जो कप्फर सेल्स बने, ये कहाँ से बने? कि जो लीवर में जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स में से मोनोसाइट्स, देखो मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ बोन मैरो में, बोन मैरो से वो आए ब्लड में और फिर वो ब्लड से निकल कर पहुँचते हैं टिश्यूज़ में, डायपेडेसिस करते हैं ये भी, और टिश्यूज़ में आने के बाद में ये यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर इसी टिश्यूज़ में रहेंगे और अब यही मोनोसाइट्स इन टिश्यूज़ में आने के बाद कहलाएंगे टिश्यू मैक्रोफेजेस। तो जितने अलग अलग टिश्यूज़ हैं उन सब में अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं ये मैक्रोफेजेस। काम सबका एक ही होगा, फेगोसाइटोसिस, ओरिजिन सबका एक ही होगा कि सब के सब मोनोसाइट्स से डेवलप होते हैं। ये सब मोनोसाइट्स से डेवलप होते हैं। तो सारे के सारे टिश्यू मैक्रोफेजेस, जैसे कि लीवर में कप्फर सेल्स, इनका ओरिजिन होता है मोनोसाइट्स से, यानी बोन मैरो वाले सेल्स से। अब आता है इनके अलग अलग नाम जो आपने सुने बहुत होंगे लेकिन आपने कभी शायद उनको रिलेट नहीं किया होगा। ये देखो, ये पूरी टेबल है मेरे पास में। हम कह रहे हैं कि जो मोनोसाइट्स मैच्योर होने के बाद ब्लड में केवल कुछ ही घंटे रहते हैं, उसके बाद वो सीधा टिश्यूज़ में एंटर करते हैं और वहाँ जाकर टिश्यू मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी लिस्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में कौन कौन से मैक्रोफेजेस होते हैं, और ये सारे के सारे मैक्रोफेजेस का ओरिजिन मोनोसाइट्स से ही होता है। तो ये सारे के सारे नाम आपको बेहतर होगा अगर आप याद कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे। फिर हम क्या होता है कि हम रिलेट नहीं कर पाते कि ये बेसिकली हैं क्या। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि नीट यूजी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो किस तरह से आया था और कैसे अगर आपको बेसिक्स क्लियर होते तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। लीवर, सबसे पहले बात करें अगर हम लीवर, तो लीवर के अंदर जो मैक्रोफेजेस है उनको कहते हैं कप्फर सेल्स। नीट यूजी का क्वेश्चन है ये नहीं सोचना कि हमारे नीट यूजी में ये सब नहीं आता। नीट यूजी में बहुत बार कप्फर सेल्स पे क्वेश्चन आया है। तो लीवर के मैक्रोफेजेस कप्फर सेल कहाँ से डिराइव होंगे भाई? मोनोसाइट से। ये ध्यान रखना है आपने। स्प्लिन की बात करें तो स्प्लिन के अंदर इन सेल्स को कहा जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। अब ये नाम भी कहाँ से आया? आपको याद होगा कि आपने बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है बेसिकली? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पूरा का पूरा आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जो आने वाले पैथोजेंस का फेगोसाइटोसिस करने में हेल्प करेगा,
उसके अलावा जितने भी डेड सेल्स है उनको ख़त्म करने का काम करता है। उसके अलावा जितने भी एज्ड सेल्स है जिनकी एज कंप्लीट हो गई, ये नहीं है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पहुंचकर इन सेल्स को वहाँ पर ख़त्म किया जाता है। इस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में लीवर भी आता है, स्प्लीन भी आता है ना, पूरे के पूरे आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ नोड्स हैं, ये सब इसी का पार्ट है। तो यही रीज़न है कि स्प्लिन के मैक्रोफेज जिसको कहा जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। बेसिक्स समझें आप, बेसिक्स समझोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ब्रेन की, और केवल ब्रेन की नहीं, मैं बात करूँगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करें अगर, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोग्लिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोग्लिया वेरी इंपॉर्टेंट, नीट यूजी का भी है, नीट यूजी में भी माइक्रोग्लिया पे के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपने पढ़ा होगा अबाउट कि ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं नॉन न्यूरोनल सेल्स, जिनको कहते हैं ग्लियल सेल्स। इन ग्लियल सेल्स का ही जो आपने एग्जाम्पल्स सुने होंगे उसमें से एक एग्जाम्पल है माइक्रोग्लिया। फिर इसके अलावा आपने श्वान सेल्स सुने होंगे, एस्ट्रोसाइट्स सुने होंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सुने होंगे, सब ग्लियल सेल्स हैं। तो ग्लियल सेल्स का एक एग्जाम्पल है माइक्रोग्लिया, और ये माइक्रोग्लिया ब्रेन का मैक्रोफेज है। और डिराइव कहाँ से हो रहा है? मोनोसाइट से। अब अगर आपको ये कंसेप्ट पहले से पता होता कि माइक्रोग्लिया मोनोसाइट से डिराइव होते हैं, तो आप एक नीट यूजी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसा कौन सा सेल है जो एक्टोडर्मल नहीं होता, बेसिकली है क्या कि जब हम बात करते हैं ना नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जब हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में हम पहले ही एक लाइन लिख देते हैं कि एंटायर नर्वस सिस्टम कैसा होता है? एक्टोडर्मल। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल है, न्यूरॉन्स, ग्लियल सेल्स, ये सारे के सारे जो है एक्टोडर्मल है। लेकिन क्वेश्चन था कि इनमें से कौन, नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट एक्टोडर्मल नहीं होता, और ऑप्शन में था माइक्रोग्लिया। तो अगर किसी को ये पता था कि माइक्रोग्लिया डेवलप होते हैं मोनोसाइट्स से, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है मोनोसाइट ब्लड का सेल है, और ब्लड का सेल ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है ना, और पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होता है मीजोडर्म से। तो आप देखो माइक्रोग्लिया का ओरिजिन कहाँ से है? माइक्रोग्लिया का ओरिजिन है मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल नहीं होता। तो ये चीज़ें इस तरह से रिलेट करो आप बायोलॉजी के अंदर। जितना ज़्यादा आप चैप्टर्स को आपस में रिलेट करोगे ना, तो कई बार कई जो टफ क्वेश्चंस आते हैं या जो क्वेश्चंस आपने सुने नहीं होते, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए और बात करते हैं हम लोग, लंग्स के पास चलते हैं। लंग्स में मैक्रोफेजेस को कहा जाता है डस्ट सेल्स, और कुछ बुक्स में आपको इनको एल्वियुलर सेल्स नाम से भी सुनने को मिलेगा कि इनको एल्वियुलर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो डस्ट सेल्स या एल्वियुलर सेल्स। लिम्फ नोड्स की बात करें तो लिम्फ नोड्स में इनका नाम है रेटिकुलर सेल्स। अगेन देख लो, ये भी रेटिकुलो, मैंने कहा ना आपको सारा रेटिकुलर सेल्स, ये सारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से नाम डिराइव किया आपने। उसके बाद चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में इन मैक्रोफेजेस को कहा जाता है हिस्टियोसाइट्स। मैक्रोफेजेस इन कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड एज हिस्टियोसाइट्स। स्किन की बात करें तो स्किन में इसको कहा जाता है लैंगरहैंस सेल्स, है ना। ये सारे नाम कहीं ना कहीं आप सुनोगे, लैंगरहैंस सेल्स। फिर आता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में इनको कहा जाता है हॉफबॉर सेल्स। तो ये जितने भी सेल्स है, कपफर, माइक्रोग्लिया, डस्ट सेल, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, रेटिकुलर सेल, हिस्टियोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स, हॉफबॉर सेल्स, ये सारे के सारे मैक्रोफेजेस हैं। तो इन सबको अगर आप रिलेट करके याद करोगे तो इन सब के फंक्शंस, इन सब के ओरिजिन, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये सारे के सारे कैसे होंगे? मीजोडर्मल, क्योंकि हर एक कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से डिराइव होता है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा इसमें आपको, क्योंकि मैंने क्या चीज़ों को रिलेट करने के लिए दूसरे चैप्टर्स से भी चीज़ें यहाँ पर जो है इंक्लूड कर दी थी। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे बात कर सकते हो। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।